नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं ये पढ़ेंगे। इस पाठ की विधा साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। जब हम किसी के साथ साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं साक्षात्कार। इस साक्षात्कार के लेखक का नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय, पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन यात्रा संस्मरण, अस्ति और भवती आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। अब हम देखते हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। अब हम बढ़ते अपनी पाठ की ओर। ये कहानी या ये संवाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत है। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। यहाँ तिवारी जी नागर जी से बातचीत कर रहे हैं और वे उन्हें उनके आरंभ काल की ओर, अर्थात जब उन्होंने लेखनी की शुरुआत की थी उस समय की बात कर रहे हैं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? यहाँ पर तिवारी जी ने नागर जी से कुछ प्रश्न किया है। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी इसका जवाब देते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देव चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में। लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लौ कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा?
नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पढ़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलन जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आरंभिक असर है, थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्राय होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानू बाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनाते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूरपंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने के सार्थकता की परख की है? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। यहाँ कैरेक्टर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है चरित्र। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा।
बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं। उसकी कहानियों में टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी, हाँ बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया। फील्ड वर्क यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, अर्थात ज़मीन पर उतरकर ज़मीन से जुड़े लोगों से मिलना या काम करना, उसे कहते हैं फील्ड वर्क। नागर जी, हाँ बहुत करना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। तिवारी जी, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 सदियों में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। एक नाव के यात्री से। तो बच्चों, यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने साक्षात्कार लेखन विधा का एक महत्वपूर्ण अंग है। साक्षात्कार में प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्षात्कारकर्ता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर की भांति झलकने लगती है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन, साहित्य, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उनका बेबाक उत्तर दिया है। इसे कहते हैं साक्षात्कार। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इस पाठ को पढ़ें और इस साक्षात्कार का आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।